पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। अशोक सुंदरानी जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत हाजिर व्यक्ति हैं। एक दिन ईश्वर ने सोचा कि हाजिर व्यक्ति है, इनकी परीक्षा ली जाए। इनको ईश्वर ने मनुष्य के रूप में दर्शन दिए और कहा कि अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारा विवाह मैं करीना कपूर से करा दूंगा, अगर तुम मुसलमान हो तो कैटरीना कैफ तुम्हारी, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो जेनिफर डिसूजा और तुम्हारा निकाह पक्का समझो। तुम्हारा नाम क्या है वत्स? तो हमारे अशोक भाई हाजिर जवाब मंच के तुरंत बोले, जी मेरा नाम है पंडित अशोक सुंदरानी अहमद फिरोज बुखारी डिसूजा। ईश्वर को लगा बहुत शातिर व्यक्ति है, बोले तेरे खाते में तो भैया रात की सावंती आ रही है। इतने बढ़िया संचालक हैं और सहारनपुर की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं बताऊं आपको, तारीफ तो है ही, लेकिन यहाँ के आदमी कैलकुलेटिव बहुत हैं। हम आए तो अभी कमल जी ने सुबह हमें खाना खिलाया, अमीन जी ने खाना खिलाया, मुझसे बड़े प्यार से कहने लगे, दीपक भाई एक रोटी और खाओ, एक रोटी और खाओ। मैंने कहा भाई साहब पहले ही 6 खा चुका हूँ। बोले नहीं खाई तो तुमने 8 है, पर गिन कौन रहा है? ये तमाम बड़े कवि जो आज यहाँ पर हैं, मैं इन सब में सबसे छोटी कलम हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पीछे 1000 और 500 के नोट बैठे हुए हैं या रखे हुए हैं और मैं इनके आगे केवल एक 10 रुपए का नोट हूँ। ये बात अलग है कि मार्केट में आजकल जितने नकली नोट चल रहे हैं सब 1500 के। बढ़िया बात है, बहुत सारी बातें चलती रहती है। यहाँ पे मातृशक्ति बैठी, बताया गया कवियों के लिए भोजन भी बटेगा। बटना शब्द आपको पता है आजकल गरीबों में क्या क्या बट रहा है। वो कई बार कवि सम्मेलन में खाना नहीं होता, लिफाफा लेके कवि चले जाते हैं। ऐसे कवि सम्मेलन से मैं बिना खाना खाए घर पहुंचा, भूख लग रही थी, जाके अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा भाग्यवान खाने में क्या बनाया है? बोली जो कहोगे बना दूंगी। मैंने कहा हरहर की पीली दाल चावल बना ले। बोली इससे तो गैस होती है। मैंने कहा फिर मटर पनीर आजी कल ही तो बनाए थे। मैंने कहा फिर ऐसा कर पराठे सेक ले। बोली रात में कौन खाता पराठे? मैंने कहा फिर क्या बनाएगी जो आप कहो। दीपक कमाल कमाल कमाल। तो कई बार ये मामले हो जाते हैं। ये सारे भुगत भोगी बैठे हुए हैं। देखो ये भुगत भोगी नहीं है साहब, ये शादीशुदा लोग हैं। बहुत बढ़िया। ये कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि मैं बता दूं गुस्सा आना मर्द की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द की निशानी है। वो बीच में भी देश में अन्ना प्रकरण बहुत चला साहब, नेताओं की बात चल रही थी अभी आदरणीय, मैं बताऊं मेरे यहाँ तो दिल्ली में एक को पकड़ लिया राजघाट के पास रात को पुलिस ने 2 बजे। बोले भाई कौन है? वो कमजोर दिल का था। बोले जी चोर हूँ। बोले वो तो ठीक है, पर ये बता तू है कौन सी पार्टी का? सब तो पहुंचते ना, बहुत सारी बातें। वो अन्ना प्रकरण बहुत चला। गांधी जी किसी जमाने में कह रहे थे कि रिश्वत देना अन्याय है, रिश्वत देना अन्याय है। अपन भारतीय आदमी अपनी तिगड़म लगा लेते। वो बोल रहे रिश्वत देना अन्याय है, हमने समझ लिया कि रिश्वत देना एक अन्य आय है। मेरे दोस्त ने तो मुझसे सुबह ही कहा, बोले दीपक भाई ये भ्रष्टाचार कुछ ले दे के खत्म नहीं हो सकता क्या? कमाल कमाल दीपक भाई कमाल। वो मुझे ध्यान आया एक सपने में, एक दिन वो रूस के पुतिन साहब, अमेरिका के ओबामा साहब और अपने वो साहब जिनका आदरणीय अशोक भाई बहुत जिक्र कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेता, मैं इशारों में बात करता हूँ। तो अपने यहाँ के अमेरिका के ओबामा और वहाँ के पुतिन साहब रूस के पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे ऊपर यमराज से पुतिन साहब ने पूछा, रूस के पुतिन साहब ने, बोले हमारे रूस में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा यमराज जी? यमराज जी बोले 25 साल लगेंगे। पुतिन की आंखों में आंसू। यमराज ने पूछा क्यों? बोले मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि अपने कार्यकाल में अपने देश से मैं भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर पाऊंगा। अब की ओबामा ने पूछा, बोले यमराज हमारे अमेरिका से कितने साल में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा?
तो ओबामा को कहा यमराज ने कि 35 साल लगेंगे। ओबामा की आंखों में आंसू। बोले क्यों रो रहे हो? बोले क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में अमेरिका से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाऊंगा। अब कि हमारे वाले ने पूछा तो यमराज की आंखों से आंसू। बोला मेरे कार्यकाल में तो संभव ही नहीं है। वो मुझे तो याद है अशोक भाई, बिल्कुल ओरिजिनल मौलिक माल अब दे रहा हूँ। मुझे पता है आज के बाद मौलिक रहेगा नहीं रहेगा देवो। वो हुआ क्या, 3 इंजीनियर धरती के मरे और स्वर्ग पहुंच गए। हालांकि आपको भी पता है इंजीनियर मरने के बाद कहां जाता है। ये मैं उनके सम्मान में कह रहा हूं, स्वर्ग पहुंच गए। वो तीनों स्वर्ग पहुंचे तो वहां पे द्वारपाल ने रोक लिया। कविता होता नहीं है, पहले कविता लायक बनाऊंगा आपको ताकि आप इन सब बड़े लोगों को सुन सकें। क्योंकि देखो खेल में अपना जमाना जानता हूं और कविता भी सुनाना जानता हूं। अब तो आ गया है मुझ में ये हुनर भी, आग पानी में लगाना जानता हूं। बहुत अच्छे दीपक भाई, बहुत बढ़िया। अभी कविता वविता नहीं है, अभी मजे वाले मामले हैं जो भाई साहब ने कहा। क्योंकि देखो हवा का काम है जलते चरागों को बुझाने का। सहारनपुर की धरती और मैं दोनों रूप आपके बीच में ऐसे दे जाऊंगा, आपको लगेगा कोई कवि आया था जिसने अपने मन की बात कही और उसकी बात भी कही जिसकी बात मन से और मन से होनी चाहिए। कहता हूं कि हवा का काम है जलते चरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। बढ़िया। वो 3 इंजीनियर मरे, स्वर्ग पहुंचे। द्वारपाल ने रोक लिया। पहले इंजीनियर से कहा कि तुम्हें भीतर तभी जाने दूंगा, मुझे पता चला तुम धरती से आए इंजीनियर हो। स्वर्ग का ये द्वार थोड़ा जीर्ण शीर्ण है, इसको ठीक करना है, इस पर बताओ खर्चा कितना आएगा। पहला इंजीनियर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का था। बोले यार इसको तो मैं 9,000 में फिट कर दूंगा। बोला कैसे? बोला 3,000 लेबर कॉस्ट, 3,000 का मेटीरियल, 3,000 मेरी कमाई। समझा द्वारपाल भाई? अब की दूसरा इंजीनियर चीन का था, लीडर जी, उसने कहा कि 33,000 में फिट कर दूंगा जुगाड़। बोले कैसे? बोले 33,000 में फिट कर दूंगा, 11,000 लेबर, 11,000 मटेरियल, 11,000 मेरा प्रॉफिट। तो अपने यहाँ का भी गया हुआ था किसी सरकारी कंपनी से VRS लेके। उससे पूछा भाई कितना खर्चा आएगा भारतीय इंजीनियर से? बोला देख यार ऐसा है, धरती पे मैंने से जुगाड़ तो किए बहुत तेरे, खर्चा आएगा 29,000 जिसमें 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बाकी बचे 9,000 तो पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे, जाने इसका काम। तो सर्दी भ्रष्टाचार दूर हो ही नहीं सकता सर। ये मैं तो अभी आ रहा था तो पुलिस वाले दीपक जी, 1 मिनट एक बात कह दूं। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, ये चूंकि उत्साह में उठे थे ये रख लिया। ये परंपरा नहीं है, कवि सम्मेलन की ये परंपरा नहीं होती है, माफ करें। आपने सम्मान में दिया, मैंने आपका स्वीकार किया, लेकिन कृपया आगे इस परंपरा को आगे ना बढ़ाएं। ये माँ सरस्वती का आप केवल आनंद लीजिए। आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपका दाहिना हाथ उठे बाएं हाथ पर गिरे, ठक की आवाज आए, कवि का सम्मान उसी में हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम दीपक गुप्ता जी का अभिवादन करें। मैं तो आ रहा था भाई साहब, अपनी पिछली स्कूटी ली मैंने अपने दोस्त से, यहाँ पे चौक पे पहुंचा, घंटाघर के पास वहाँ बैरिक लगी हुई थी, उस पर लिखा था पुलिस चेक पोस्ट। मैंने सुबह SP साहब को कहा, मैंने कहा इसे मिटा के पुलिस कैश पोस्ट कर दो, चेक तो लेते ही नहीं भाई। सच बता, बहुत सारी दिक्कतें होती। आपके यहाँ की तो पता नहीं, मैं तो दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद हरियाणा में रहता हूँ, दिल्ली NCR काउंट होता है। मेरे यहाँ की पुलिस बहुत गजब की है। मेरे यहाँ पे एक सुबह शर्मा जी मेरे पड़ोसी बड़े उदास, मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं यार, बस मेरी पत्नी गुम हो गई। मैंने कहा कंप्लेंट करा थाने में? बोले रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कहा क्यों? बोला 6 महीने पहले मोटरसाइकिल गुम हो गई थी, थाने में रिपोर्ट कराई, भाइयों ने ढूंढ तो 2 दिन में ली, लौटाई 25 दिन बाद। ताली वाली की बात कर रहे थे अशोक भाई। देखो बात पहुंच रही है पर वैसे भी आदमी टेंशन के युग में जी रहा। आप सुबह सुबह निकल जाओ और कोई अनजान आदमी आपको नमस्ते करके निकल जाए तो आपको पूरे दिन टेंशन रहेगी, सड़क था कौन।
पति पत्नी निकल जाए और कोई अनजान लड़की नमस्ते करके निकल जाए तो पति की जिंदगी भर की टेंशन। बोली वो थी कौन? अब अशोक भाई सुंदरानी जी सुबह सुबह अपने घर से उठे, दरवाजे से बाहर निकले तो दीवार पे इन्होंने एक चीज पढ़ी, उस पे लिखा था कि इसको पढ़ने वाला गधा है। अब इन्हें हो गई टेंशन, बोले यार मैंने पढ़ लिया, मैं तो खाम खाई गधा बन गया। लेकिन हाजिर जवाब, तुरंत अंदर गए अपने घर में, चौक लेके आए, डस्टर लेके आए, पोछे से वो दीवार पे लिखा हुआ मिटाया, फिर चौक से लिखा इसको लिखने वाला गधा है। आदमी भैया टेंशन में। वो 3 भाई थे, सबसे छोटा भाई जो था वो बड़ा पूजा पाठ किया करता था। कविता वविता नहीं है, कविता गायक बना रहा हूं। बढ़िया। वो 3 भाई थे, 3 भाई थे, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत शातिर हैं भैया। अभी बुजुर्ग वाले मिले, मैंने कहा बाबा आज ऐसी कविता सुनाऊंगा आप जवान हो जाओगे। उन्होंने हाथ ही जोड़ लिए, बोले भैया मुझे ना होना जवान ववान, मेरी तो बुढ़ापा पेंशन ही बंद हो लेगी। वो 3 भाई थे, तो सबसे छोटा भाई बड़ा पूजा पाठ करता था, बड़ा भगत था। तो एक दिन उनकी माता श्री का देहांत हो गया, तो दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई की खूब तबीयत से कुटाई करी। बोले तेरी वजह से माता जी का देहांत हुआ। बोले क्यों? बोले साले तू इतने भजन कीर्तन करके भगवान को ना बताता तो उसे क्या पता चलता कि हम रहते कहाँ हैं। ताली की बात कर रहे थे, आइए अब जोड़ने की कोशिश करता हूँ। बात ताली की हो या गाली की, सिर्फ अंदाज अपना अपना होता है। उन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की, मैं अपने ढंग से करता हूँ। मेरी ये रचना कई मुखार बिंदुओं से आप तक पहुंची हुई, लेकिन ओरिजिनल आज आप तक पहुंचेगी। कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ से रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए? बोला अमीर हूं। बढ़िया। और ये बात बहुत अच्छे। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो ये हालत है, सुबह यमदूत आए तो बोले आज मेले का कवि सम्मेलन है, आज तो बिल्कुल नहीं मर सकते। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हो, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नैनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का। बहुत अच्छे। वो तो अभी एक व्यक्ति ने पिछले दिनों पूछ लिया, बोले गाली को परिभाषित कैसे करते हैं हिंदी में बताओ। मैंने कहा बंधु, जब अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में मानसिक रूप से हिंसा ना करते हुए शारीरिक रूप से बोले गाली को परिभाषित करो। मैंने कहा अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। बहुत अच्छे। सुनिए परिभाषा, क्या परिभाषा? कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खुलेंगी, पर संकेत इन सब की अगुवाई में इन सबको समर्पित। बहुत बढ़िया। कि मंच पे जो, हालांकि अपने लीडर जी बैठे हैं, अभी 60वां जन्मदिन मनाया, बहुत दूरदर्शी विचारधारा की। केक छोटा रह गया, पोते ने पूछा, बोला बाबा इसमें 60 मोमबत्ती न्यारी, केक में क्या करूं? बोले 60 वाट का बल्ब लगा दे। सच बता, एक और पकड़ लिया हमारे मोहल्ले में, चोरों ने पकड़ लिया। बोला कौन है? तुम जानते नहीं? बोले पैसे निकाल। बोला तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ का नेता हूँ? बोले फिर हमारे पैसे निकाल।
हो जाती स्थितियां कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खुलेंगी, पर अभी पौए का ही रंग देख लीजिए। बहुत अच्छे, और ये मजे ले रहे हैं जो 8 बजे के बाद चौक पे मिलते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कि मंच पे जो बोतलें हैं बाद में खुलेंगी, पर अभी पौए का ही रंग देख लीजिए। और इन सब कवियों की तूती बोलती है यहाँ, मेरे भी अलापने का ढंग देख लीजिए। लाया मुझे मैं उमंग तरंग नव रंग, झूमने लगेंगे अंग अंग देख लीजिए। मेरे संग संग आप सब उड़ने लगेंगे, मेरी कल्पनाओं की पतंग देख। बहुत अच्छे, बहुत कल्पना की पतंग को उड़ान देता हूँ। आपने फिल्मों में देखा हो, टेली सीरियल में देखा हो, तो जब प्रेमी प्रेमिका का चित्र फिल्म सीन दर्शाया जाता है तो प्रेमी को प्रेमिका की गोद में सिर रखे हुए दिखाया जाता है। प्रेमी प्रेमिका की गोद में सिर क्यों रखता है, इलाके का कोई निगम आयुक्त नहीं बता सकता। मैं बता दीपक भाई, ये पार्क के कोने में, ये पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अच्छा हूं तो ऐसे करो जैसे आप ही का व्याख्यान करो। दिक्कत क्या है कि स्थितियां वही हैं। हूं करना भी चाहिए बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग नहीं है, ये भूतपूर्व जवान है। क्योंकि देश में आदमी घुटनों से भले अटल बिहारी हो जाए, लेकिन मन से हमेशा एनडी तिवारी रहना चाहता है। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे, और तन मन चाहे मत अर्पण कर मुझे, धन जायदाद सब मुझ पर वार दे। भाई साहब एक बढ़िया फेसबुक, बहुत बढ़िया, मेल कर देना, देखो पब्लिसिटी का जमाना। कि पार्क के कोने में प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, आजा मेरी बाहों में समा जा, मुझे प्यार दे, और तन मन चाहे मत अर्पण कर मुझे, धन जायदाद सब मुझ पर वार दे। फिर प्रेमिका की गोद में वो सिर रख बोला, उंगली फिरा के मेरी जुल्फ ही संवार दे। उस समय का तू सदुपयोग कर, जाने मन बालों में से जुओं को निकाल। तो एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन, पूरा युवा वर्ग बैठा उनको समर्पित करता हूँ कि एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। क्यों स्मार्ट नहीं हूँ के पार एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी। तो आइए, समय सीमा का ध्यान रखता हूँ, लंबी टीम है, 2-3 कविताएं देता हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छे। और वैसे भी उतना ही पढ़ना चाहिए, मेरे उस्ताद ने बताया था, जितनी पेमेंट हो। अतिरिक्त श्रम नहीं करना चाहिए। ये करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश। मेरी पत्नी के ऐसे ऐसे विचारे तो मैं भी काहे को पीछे रहूं। अच्छा, मैंने सुंदरानी भाई अभी अपनी धर्म पत्नी को कार चलाना सिखाया। हाँ, धर्म पत्नी इसलिए क्योंकि देखो, धर्म भाई होता अपना नहीं होता, धर्म पिता होता सगा नहीं होता। तो धर्म पत्नी कह लो, ये शब्द कह के अपन कुछ भी कह सकते हैं। वो हुआ कि मैंने अभी उसे कार चलाना सिखाया। दोस्त ने पूछा क्यों सिखा रहा है, मैंने कहा यार सम्मेलन से आता हूँ, दिल्ली में उतरता हूँ, फरीदाबाद तक मेट्रो पकड़ता हूँ, तो वहां से रिक्शा विक्शा लेने में दिक्कत होती है, इस बहाने इसे बुला लेता हूँ, मुझे लेने आ जाती है कार से। बोले अच्छा। मैंने कहा देख, ये तो टेस्टिंग भी होती है, अगर जिस दिन वो लेने आ गई सही सलामत तो ठीक।
यही मानसिकता में टेस्ट करना चाह रहा हूं। अगर वो नहीं आई तो भी ठीक, लेकिन उस स्थिति में नहीं जिस स्थिति में आप समझ रहे हो, तो कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा अभी ड्राइविंग परफेक्ट नहीं हुई इसकी, कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा। देखो ढंग की कविता सुना दूंगा, पहले सुन लो मजमा जमाने को। हाँ, कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, शब्दों से खेलता हूं मजे लेना, कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार, तुम्हारे हाथ में है ये कहीं जानी नहीं चाहिए, बेटा पैसे इसी तरह आते रहेंगे, वो लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। बढ़िया दीपक भाई, बहुत अच्छे, आइए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, अच्छे नहीं है ये, अच्छा बता सुनिएगा एक कविता। एक मैंने कविता का वो प्रयोग करके दिया कि जिसमें मैंने अपनी कल्पना से एक रिश्ता बनाया, पर आइए एक वो रिश्ता बताता हूँ जिस रिश्ते की डोर से आप ऐसे ऐसे पावन यज्ञों में, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, उस डोर तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सुनाया। स्वागत, स्वागत। बात हल्की फुल्की करता हूं लेकिन सुनिए, कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। बोला सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां की होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते। आइए एक कविता विशेष और उसके बाद एक छोटी कविता, केवल 3-4 मिनट और। कहता हूं कि मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया। मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिसलरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। मंदिर में सुबह सुबह एक आदमी गजब ढा गया, शिवलिंग पर बिसलरी की बोतल से मिनरल जल चढ़ा गया। इस बात ने पुजारी का ध्यान आकर्षित किया। उसने भक्त से प्रश्न किया, तुमने ये मिनरल जल ही क्यों अर्पित किया? तो करते हुए पुजारी की शंका का निदान, वो श्रीमान मान लीजिए भगवान हो जाए प्रसन्न, दे दें दर्शन, बोले मांग वरदान, तो मैं तो मांग ही लूंगा वरदान, मैं तो मांग ही लूंगा वरदान में मनचाही वस्तु। हो सकता है उनके कंठ से ही ना निकले, तथास्तु। हो सकता है उनके कंठ से ही ना निकले, तथास्तु, क्योंकि अपने देश में जब देवता दूध पी सकते हैं तो संभव है प्रदूषित जल से उनके गले में टाउनशिल भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये हमारी मानसिकता हो गई कि घर आए प्यासे को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते हैं, लेकिन यहाँ से कितनी दूर जाकर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। किसी नंगी पीठ को देखते हैं तो 20 रुपए का गमछा नहीं उड़ाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि किसी लाश को देखें तो उस पर महंगे से महंगा कफन उड़ा के तसल्ली करते हैं, हमने सबसे महंगी चादर उड़ाई। तब मानसिकता होती है। हुआ क्या कि हमने चीजों से रिश्ता बनाना शुरू कर दिया, लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए था कि हमें चीजों को इस्तेमाल करना था और लोगों से रिश्ता बनाना था। मैं अक्सर कहा करता हूं, कुछ ख्याल अच्छे लोगों की तरह होते हैं जिनके साथ वक्त अच्छा बीतता है, और कुछ लोग अच्छे ख्यालों की तरह होते हैं जिनके साथ जिंदगी अच्छी बीतती है। तो दोस्तों, जिंदगी भर अच्छे लोग खवाना, अच्छे लोगों से रिश्ता रखना, ताकि आपकी जिंदगी अच्छे ख्यालों से घिरी रहे। कहीं कहता हूं, सुनिएगा, गंभीर होने की कोशिश नहीं, सबने नेताओं के नाम लिए, मैं नेताओं का नाम नहीं लेता। एक कविता देता हूं, उसके बाद 3 शेर और उसके बाद अपना स्थान कहता हूं। सुनिएगा, बात वही, ये सब जो कहना चाह रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आप तक बात पहुंचेगी, मेरा दावा। स्वागत। ये जो राजनीति के रंग होते हैं, तमाम दलों के यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे होंगे संभवतः, पर सुनिएगा मैं अपने ढंग से सलीके से कैसी बात कहता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं। भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं। शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। बढ़िया। शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। सफर में कहाँ है नहीं जानते हम, कहाँ पर है मंजिल कदम जानते हैं। कहाँ पर है मंजिल, और आदत नहीं आपके लिए, कहाँ पर है मंजिल कदम जानते हैं। और हमें लाख मुनकिर कहें लोग पर हमें लाख मुनकिर कहें लोग पर हम सलीका देरो हरम जानते
जानते हैं, सलीका बैरो हम जानते हैं। बढ़िया। सुनिए कविता अंतिम देता हूँ कि ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं, यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं। ये जो राजनीति के रंग होते हैं बहुत दबंग होते हैं, यूं तो बदरंग होते हैं पर हकीकत में नंग होते हैं, और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, कोई नाम नहीं कोई पार्टी नहीं, संकेत सबके पास। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। बहुत अच्छे। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग मौन धारण कर जाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है, और कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है। बहुत अच्छे। कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग भारी हो जाता है, लेकिन ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। तो ये राजनीतिक दलों बाहुबलो शनिचरो अब तो टलो। तो ये राजनीतिक दलों बाहुबलो शनिचरो अब तो टलो, भले तुम एकला चलो और अपने अपने झंडे को ऊंचा 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 और ऊंचा उठाओ, लेकिन मेरा निवेदन है कि अपने सभी झंडों को एक छत्र यानी तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ। बहुत अच्छे।